इसमें क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा, इसमें एक ही उत्पाद के कई हिस्सों में एक मिनट, हाँ, इसमें एक ही उत्पाद की कई वैरायटी मतलब क्या होगा, कई किस्म, कई किस्म पाई जाती। एक ही उत्पाद की कई वैरायटी है, कई किस्म पाई जाती है। जैसे मोबाइल की बात करें तो मोटोरोला का भी है, सैमसंग का भी है, इसका भी है, उसका भी, मतलब ढेर सारी वैरायटी है। इसमें क्या है, एक ही उत्पाद की कई वैरायटी है, कई किस्में पाई जाती हैं। जैसे हम टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी टूथपेस्ट अवेलेबल है। इस बाजार में विज्ञापन लागतें पाई जाती, मतलब इसमें विज्ञापन लागतें होती हैं। अगला पॉइंट, इसमें प्रवेश और निकास, एंट्री और एग्जिट पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। एंट्री और एग्जिट में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अगला पॉइंट, क्रेता और विक्रेताओं की पूर्ण जानकारी होती है। ये लगभग पूर्ण प्रतियोगिता के जैसे होता, लगभग, ठीक है। अब ये अंतर आ जाता है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें वस्तु के मूल्य को फर्म निश्चित करती है, मतलब प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों फर्म रहती हैं। निश्चित मतलब फर्म ही मूल्य निश्चित करती है और वही प्राप्त भी करती है। मतलब प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों कौन रहते हैं, फर्म रहते हैं। फर्म मतलब कोई भी जो व्यापार करने के लिए बिजनेस में आता है वही प्राइस मेकर रहेगा और कोई प्राइस टेकर रहेगा। ठीक है, ये लगभग इतने पॉइंट थे। ये काफ़ी सारे पॉइंट थे जो हमने आपको बता दिए। देखिए, एक बात पुनः बता देते हैं। यह सबसे पहले तो पूर्ण प्रतियोगिता के समान होता है एकाधिकारी बाजार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली अलग है, एकाधिकारी बाजार अलग है और एकाधिकारात्मक बाजार अलग है। इस बाजार में अधिक संख्या में क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में रहता है। इस बाजार में एक ही उत्पाद की कई वैरायटी पाई जाती है, मतलब जैसे अपन मोबाइल की, पेन की, कोई भी वैरायटी ले लें। इस बाजार में विज्ञापन लागतें पाई जाती। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन लागतें होती थी कि नहीं होती थी, ये बताइए। नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर विज्ञापन लागतें मतलब विज्ञापन के खर्चे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में एंट्री और एग्जिट इजीली हो जाता था, यहाँ पर भी हो जाता है। क्रेता और विक्रेता पूर्ण जानकारी होती है, ठीक है। और ये अंतर है, इसमें क्या अंतर है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कौन करता है, उद्योग। और फर्म क्या करते हैं, प्राइस को ग्रहण कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उत्पाद की कीमत फर्म ही निर्धारित करता है, वही फर्म का
मूल्य निर्धारण मतलब प्राइस टेकर और मेकर दोनों फर्म रहती हैं। फर्म मतलब कोई भी व्यवसाय कह सकते हैं। यह है, लिखो अगला पॉइंट, यह है अधिक इलास्टिक मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, यह है लोच। हाँ, यह अधिक लोचदार होता है। अर्थात मूल्यों में थोड़ा सा परिवर्तन करने से डिमांड में बहुत मतलब मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, मोनोपोलिस्टिक। वर्तमान में यही देखने को लिए मिलता है अपन को, ये बाजार अपन को ज़्यादा देखने मिलता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई नहीं जाती है। मोनोपोली कुछ ही क्षेत्रों में है। मोनोपोली कौन कौन से क्षेत्र हैं बताइए, कुछ ही क्षेत्र के नाम बताएं, कौन कौन से फील्ड में मोनोपोली है। जैसे रेलवे हो गया, बिजली विभाग, पेट्रोल, है ना। हालांकि इसमें रिलायंस का कब्जा हो गया है और भी कंपनी नायरा वगैरह भी आ गई हैं, तो एकदम नहीं कह सकते अपन इसको, लेकिन रेलवे में तो मोनोपोली ही है। ठीक है, अब आता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार मतलब होता है ओलिगोपोली। सर पेट्रोल में तो ओलिगोपोली होगा ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, पहले मोनोपोली था, अब ओलिगोपोली हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल अब बहुत सारे लोग प्रोडक्ट करने लगे हैं, मतलब नई नई कंपनीज आ गई हैं। हाँ, अब लिखिए अल्पाधिकार बाजार। ये अपने कौन से नंबर का बाजार है, पहले नंबर का क्या था, फोर्थ नंबर का है। ठीक है, लिखिए ओलिगोपोली या अल्पाधिकार बाजार। देखो यहाँ पर ओलिगो जो है वो ग्रीक वर्ड है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू सेलर। फ्यू सेलर मतलब कुछ एक विक्रेता होते हैं इसमें। ठीक है, एक ऐसा बाजार जहाँ थोड़े से विक्रेता होते हैं, मतलब थोड़े से मतलब एक से ज़्यादा होंगे, परंतु बहुत अधिक नहीं, बहुत अधिक भी नहीं रहते। जैसे अब पेट्रोल की बात कर लें, पर पेट्रोल पहले केवल भारत पेट्रोलियम ही देता था, लेकिन 1991 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो जैसे कि पहले के अपन जब कॉलेज में पढ़ते तो आपको ध्यान होगा, जो अपने सर लोग थे वो मोबाइल लेके आते थे बड़ा सा, वहाँ पर केवल BSNL का बस चलता था, तो BSNL का ही बस चलता, लेकिन फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हो गया तो अब बहुत सारी कंपनियाँ आ गई। अब ये ओलिगोपोली मतलब ये मोनोपोली नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन मतलब संचार। लेकिन पेट्रोल में देखो फ्यू सेलर्स आ गए। ठीक है, मतलब कुछ एक, जैसे बहुत सारी कंपनी आ गई, रिलायंस भी आ गई और फलाने ढिकाने। तो लिखिए एक ऐसा बाजार जहाँ थोड़े से विक्रेता हो, थोड़े से विक्रेता हो परंतु बहुत अधिक ना हो, उसे अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे जैसे क्या हो सकता है, कार हो सकता है। कार में बहुत सारी कंपनी तो नहीं है, लेकिन कुछ एक कंपनी तो है, मतलब मान लें अपन 20-30 कंपनियां होंगी ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, या 50 होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कंप्यूटर्स वगैरह, ये एग्जांपल ले सकते हैं। अब आगे अगला पॉइंट लिखें।
दूसरा पॉइंट लिखें, कोई भी परिवर्तन करने पर, फर्म के द्वारा कोई भी परिवर्तन करने पर परिवर्तन का प्रभाव अन्य फर्म पर पड़ता है। कहने का मतलब एक फर्म दूसरे फर्म को प्रभावित करती है। कैसे? मान लीजिए कार का मूल्य बढ़ गया, घट गया, स्विफ्ट वालों ने घटा दिया, ठीक है, 20,000 रुपये कम कर दिए मूल्य, तो जो मान लीजिए दूसरे ऑल्टो कंपनी है तो उसको भी मूल्य कम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसका मार्केट ठप हो जाए। कहने का मतलब इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे से मूल्य प्रभावित होते हैं। फिर अगला पॉइंट, यहाँ इस बाजार में विज्ञापन पर व्यय की लागतें पाई जाती, विज्ञापन लागतें होती हैं। अगला पॉइंट, इसमें बहुत सारी, इन बाजारों में बहुत सारे प्रवेश करने के लिए, इन बाजारों में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगे होते हैं। अब ये बताइए प्रतिबंध और कौन से बाजार में होता है? प्रवेश का प्रतिबंध और किस बाजार में पाया जाता है? अभी तक अपन ने चौथे नंबर का पढ़ रहे हैं, और किस में पाया जाता है बाजारों पर प्रतिबंध? एकाधिकार में सर, मोनोपोली में, ठीक है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी कभी भी आ जा सकता है। फिर आगे, इस बाजार में दो फर्में आपस में मिल सकती हैं। अर्थात दो अलग अलग फर्में एक उत्पाद बना सकती हैं, एक उत्पाद बना सकती हैं जिसे कार्टेल कहते हैं, CARTEL। इम्पोर्टेंट थिंग आ गई अभी। प्रश्न आता है कार्टेल, कार्टेल का मतलब क्या होता है? CARTEL, जब एक या एक से अधिक फर्म मिल गई और एक व्यापार शुरू कर दिया, सबने मिलकर अपनी पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर दिया, तो इसको हम कार्टेल, कार्टेल मतलब एक संघ होता है विक्रेताओं का। तो प्रश्न बनता है कार्टेल कहाँ पर, किस बाजार में पाया जाता है? तो 4 बाजार में, ओलिगोपोली में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इस बाजार में नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, मतलब गैर मूल्य प्रतियोगिता होती है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। इस बाजार में उत्पादों में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है, मतलब होमोजीनियस भी रहते हैं और हेट्रोजीनियस भी रहते हैं, मतलब कुछ समान प्रोडक्ट ही मिलेंगे, कुछ असमान प्रोडक्ट ही मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें डिमांड कर्व नहीं बनाया जाता, मतलब मांग वक्र नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें डिमांड कर्व या मांग
वक्र नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने चार बाजार पढ़ लिए, फॉर्म पढ़ लिए। अब इनका एक कंपैरेटिव स्टडी अपन करते जाएंगे। जैसे कि विक्रेताओं की संख्या बताइएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में कितनी रहती है विक्रेताओं की संख्या? पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। और एकाधिकार में, मोनोपोली में एक ही व्यक्ति होगा जिसके पास एक विक्रेता रहता है और अधिक क्रेता। और एकाधिकारित मतलब मोनोपोलिस्टिक में इसमें पूर्ण प्रतियोगिता की तरह क्रेता विक्रेता की बहुत संख्या अधिक होते हैं। अल्पाधिकार में अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं और बहुत सारे क्रेता, तो बहुत सारे ही रहेंगे ग्राहक। ठीक है, अब ज्योति मैडम बताएंगी उत्पाद का स्वरूप। उत्पाद का स्वरूप कैसा रहता है? पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे प्रोडक्ट रहते? एक समान होता है सर। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पाद एक समान होते हैं। और मोनोपोली में देखो, सुनिए, मोनोपोली में एक ही विक्रेता रहता है, तो इसमें समानता वाली कोई बात ही नहीं, जो वो बनाएगा वही चलेगा। ठीक है, मतलब कोई सहायक वस्तु नहीं होती है, मतलब एक ही उत्पाद रहता है। फिर मोनोपोलिस्टिक में इसमें एक ही उत्पाद की बहुत सी वैरायटियां होती हैं। वेरी गुड। और ओलिगोपोली में समान भी हो सकते हो और असमान भी हो सकते। ठीक है, अब नीलिमा मैडम बताएंगी प्रवेश और निकास मतलब एंट्री और एग्जिट पूर्ण प्रतियोगिता में कैसी रहती है? सर उसमें कोई रुकावट नहीं। थोड़ा वॉल्यूम तेज करिए मैडम, समझ में नहीं आ रहा। एंट्री और एग्जिट फ्रीली कर सकते हैं, है ना, मतलब इसमें कोई वो नहीं, प्रतिबंध नहीं रहता। और मोनोपोली में क्या रहता है? उसमें प्रतिबंध लगे रहते हैं। हाँ, इसमें वेरियर्स रहते, प्रतिबंध लगे रहते हैं। फिर एकाधिकारी में तो प्रतिबंध लगे रहेंगे। एकाधिकारत मतलब मोनोपोलिस्टिक में बताइए। क्योंकि उसमें प्रतिबंध अधिक रहते हैं, बहुत प्रतिबंध रहते हैं, है ना। और ओलिगोपोली में इसमें भी प्रतिबंध रहता, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ एक विक्रेता रहेंगे तो वो अपना तो नियम बनाएंगे। हाँ, अब ये वाला पॉइंट शायद हमने नहीं लिखवाया, तो ये लिख लीजिएगा। मांग वक्र मतलब जो डिमांड कर्व रहता है पूर्ण प्रतियोगिता में, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लर्न कर लिए, ध्यान में रखिएगा। मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार रहता, बहुत बड़ी लाइन चली जाएगी उसकी, पूर्ण लोचदार रहेगा। मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार रहेगा। एकाधिकारी मतलब मोनोपोली में कम लोचदार रहेगा। ठीक है, मांग वक्र अभी अपन पढ़ेंगे आगे चल के, मांग डिमांड एनालिसिस, तब उसमें और क्लियर हो जाएगा। कम लोचदार रहता है एकाधिकार में, और एकाधिकारी में बहुत अधिक लोचदार रहता है। ठीक है, और अल्पाधिकारी में मांग वक्र नहीं पाया जाता। ठीक है, हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, अल्पाधिकारी में मांग वक्र नहीं पाया जाता, लेकिन मांग की जो एक बीच की स्थिति रहती है उसको किंक्ड कर्व बोलते हैं, KINKED। ये लिख लीजिए, अल्पाधिकारी में किंक्ड KINKED किंक्ड कर्व पाया जाता है। मांग वक्र नहीं रहता, मांग वक्र का एक छोटा फॉर्म कह लें, मतलब छोटा भाई कह लें, उसको किंक्ड कर्व कहते हैं। तो ये प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा कि किंक्ड कर्व किस में पाया जाता है। तो किंक्ड कर्व किस में पाया जाता है? अल्पाधिकारी में। इसको हिंदी इंग्लिश वर्ड ही याद रखना अपन को, किंक्ड कर्व। तो ये ध्यान रखिए, मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा रहता है?
पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार। और एकाधिकार में कम और लोचदार। एकाधिकारी में अधिक बहुत लोच। अधिक और अल्पाधिकारी में किंग्ड कर्व रहता है। ठीक है। अब मूल्य, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे रहते हैं? सभी प्रोडक्ट्स के एक समान रहते हैं। ठीक है। और एकाधिकारी में, एकाधिकार में, मोनोपोली में, एकाधिकार में मूल्य भेदभाव रहता है, मूल्य भेदभाव पाया जाता है मोनोपोली में। मतलब जो मन मर्जी रहेगा, क्योंकि मोनोपोली एक ही व्यक्ति है। ठीक है। तो वो अपने हिसाब से मूल्य रख रहता है। और एकाधिकारी में, मोनोपोलिस्टिक में कुछ सीमा तक मूल्य भेदभाव पाया जाता है। कुछ सीमा तक मतलब बहुत कुछ, 1-2 रुपये का अंतर रहता है, मतलब कुछ एक डिफरेंस पाया जाता है, मूल्य विभेद पाया जाता है। और यहाँ पर अल्पाधिकार में प्राइस रिगिडिटी रहती है, मतलब प्राइस एकदम से चेंज नहीं होती है। रिगिड का मतलब क्या होगा? तो क्या नाम है बीना मैडम? रिगिड प्राइस रिगिड पॉजिटिव जो होता है उसको कहते हैं, नहीं फिर जैसे अपनी नहीं होते, रिगिड हो जाता ना, रिगिड। चलिए अब आगे देखते हैं। प्राइस रिगिड रहता है। ये हो गए अपने क्या, अपने बाजारों के प्रकार। बाजार 4 प्रकार के होते हैं। अब हम मांग का विश्लेषण करेंगे। बीना मैडम अपना म्यूट कर लें, रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज़। एक मिनट, डिमांड एनालिसिस करना है, थोड़ा निकालना है। बहुत चला गया, मिल ही नहीं रहा। मांग, मांग का नियम मतलब लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सा है। क्या है? श्रद्धा मैडम थोड़ा बताइए आप। लॉ ऑफ डिमांड सर, मांग का नियम ये है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। ये सिंपल सा है, नियम है अपना। क्या है? यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको हम मांग का नियम कहते हैं। लिखिए, अन्य बातों के समान रहने पर यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है, और मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है। इससे
फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज के नाम से बुलाया जाता है, या गोसेन का प्रथम नियम, गोसेन का प्रथम नियम बोलें, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोलें, मांग का नियम बोलें, ये तीनों एक ही शब्द यूज होते हैं। नहीं, गोसेन का प्रथम नियम नहीं है, सॉरी, वो उपयोगिता विश्लेषण में आता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज और मांग का नियम चलता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब देखो, वस्तु का मूल्य और मांग में कैसा संबंध है, बताइए। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव सर। नेगेटिव है। जैसे ही मूल्य बढ़ा तो मांग घटी, और प्राइस घटा तो मूल्य बढ़ा। तो लिख लीजिए, मूल्य और मांग में नकारात्मक संबंध होता है। नकारात्मक? हाँ, अब देखिए, जो मांग कर्व है वो हमेशा नीचे की ओर आता है। ठीक है, मतलब जो डिमांड कर्व रहता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। एक मिनट, थोड़ी इसको स्क्रीनशॉट, एक मिनट में डायग्राम बना के बता रहे हैं। चलिए देखिए, जो डिमांड कर्व रहता है ये एल शेप में लाइन खींची, हालांकि सिंपल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी वस्तु का मूल्य ये है 10 रुपये, ये है 20 रुपये, ये है 30 रुपये, ये 40। ठीक है, ये डिमांड है। ये 10 रुपये प्राइस है, अभी प्राइस कम है, तो बताओ मांग बढ़ेगी कि घटेगी? मतलब डिमांड कर्व ज़्यादा रहेगा, मतलब ये इधर चला जाएगा। अब इसका मूल्य बढ़ गया। जब मूल्य बढ़ गया तो मांग क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी, मतलब ये हो गई। ठीक है, अब 20 की जगह 30 हो गया, 30 हो गया। देखो मूल्य बढ़ गया तो मांग फिर क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी, और ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये अपना डिमांड कर्व है। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये डिमांड्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम इस लाइन को मिला देते हैं, ये अपनी डीडी कर्व कहलाएगा। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि ये जो डिमांड कर्व है ये कहलाता मांग वक्र। ये मांग वक्र का जो स्लोप रहता है वो नीचे की ओर क्यों आता है, डाउनवर्ड क्यों रहता है? ऐसा क्यों नहीं रहता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हमारा डिमांड कर्व कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और जबकि मतलब प्रश्न अभी आगे आएगा कि कुछ वस्तुओं का मूल्य जैसे कि जो बहुत रेयर वस्तु रहती हैं, जो बहुत महंगी रहती हैं, महंगी होने के बावजूद व्यक्ति खरीदता है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया, जो डिमांड कर्व ये नीचे की ओर क्यों जा रहा है, इसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है, तो क्या कारण है, उन कारणों को अपन को समझना है। लिखिए, मांग वक्र नीचे की ओर जाने के कारण, वाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहला पॉइंट समझ में आए कि नहीं ये डायग्राम आप लोग को? आ गया सर, आ गया सर।
पहला कारण है उपयोगिता ह्रास नियम। अब उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ की कंज्यूम करते चले जाते हैं, जैसे पहले 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, तो हमारी भूख क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ये उपयोगिता ह्रास नियम है ना। मतलब लगातार उपयोग करने के कारण जो उसकी संतुष्टि रहती है वो कम मिलती है, उसको हम बोलते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। समझ में आया है कि उपयोगिता ह्रास नियम मतलब कारण बस बता रहे हैं, अभी अपन उसके बारे में डिस्कसिंग करेंगे। सिंपल है, किसी वस्तु के उपयोग होने के कारण जो संतुष्टि रहती है वो हर यूनिट से कम मिलती जाती है, उसको उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो पहला कारण ये बताया है उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे, स्थापन्न वस्तु प्रभाव। लिखिए, स्थापन्न सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसके बारे में समझें। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का उदाहरण बताइए बीना मैडम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का केवल एग्जांपल कौन सी वस्तु सब्स्टिट्यूशन वाली है? जैसे जो रिप्लेस कर देती है, लाइक चाय को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं आप। जैसे जैसे चाय और कॉफी, है ना। ठीक है, अब आगे देखें, इसके बारे में समझें। जैसे चाय के लिए सब्स्टिट्यूशन गुड्स है कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी ये कैसे गुड है? सब्स्टिट्यूशन गुड्स है, और दोनों का मूल्य समान है। मान लो दोनों का मूल्य कैसा है? समान है, परंतु ये चाय का मूल्य पूर्ववत रहे और कॉफ़ी का मूल्य कम हो जाए, तो भोक्ता चाय की बजाय चाय की मांग कम करेंगे और कॉफ़ी की अधिक करेंगे। समझ में आए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? एक बार फिर से, चाय और कॉफ़ी दोनों का मूल्य समान है, ठीक है, पहला पॉइंट हो। परंतु अब चाय का मूल्य पूर्ववत रहे, मतलब मान लो 10 रुपये की एक चाय मिलती थी, वो मिल रही है, लेकिन कॉफ़ी का मूल्य उसने कम कर दिया, 10 की जगह 7-8 का कर दिया, तो भोक्ता किसको खरीदेगा? चाय की मांग कम कर देगा और कॉफ़ी की मांग को अधिक कर देगा। तो ये कहलाता है स्थापन्न प्रभाव, है ना। केवल इसका मीनिंग बस समझ लें आप। स्थापन्न का मतलब क्या होता है? एक बस दोनों एक से अपन को संतुष्टि दे रहे हैं, चाय और कॉफ़ी, लेकिन एक वस्तु का मूल्य अपन कम कर देंगे और दूसरी का मूल्य वही रहेगा, तो अपन दूसरी वस्तु को जगह पहली वस्तु को लेंगे क्योंकि उसका मूल्य कम हो गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखें, आय प्रभाव। आय प्रभाव अपन कारण देख रहे हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है। तो पहला कारण क्या बताया? उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? स्थापन्न वस्तु का प्रभाव। स्थापन्न वस्तु का प्रभाव मतलब चाय और कॉफ़ी है, तो चाय का मूल्य यदि कम हो जाता है तो व्यक्ति चाय ही खरीदेगा, कॉफ़ी को नहीं खरीदेगा, तो इसके कारण जो डाउनवर्ड ही जाएगा स्लोप। फिर आय प्रभाव आता है। आय प्रभाव का मतलब होता है मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी इससे पहले की तुलना में कम होगा और मांग कर पाएंगे। आय प्रभाव बस लिख लीजिए, ठीक है, मतलब यही पूछे जाते हैं आय प्रभाव। हाँ, एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट डाल के लिख लें नीचे ही। आय प्रभाव और स्थापन्न प्रभाव मतलब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
दोनों ही प्राइस इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं, मतलब मूल्य प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों मूल्य को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत को हिक्स एंड एलन ने दिया था, HICKS, हिक्स और एलन ने दिया। ये ला है, हाँ ला। ये बात महत्वपूर्ण हो गई, एक अपन को बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया। ये हमें आया हुआ था कभी क्वेश्चन, हमें ध्यान नहीं आ रहा कब आया था, शायद सेट के एग्जाम में था ये क्वेश्चन। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दोनों ही प्राइस को इफेक्ट करते हैं। तो इसका सिद्धांत किससे दिया हुआ था? इसका सिद्धांत हिक्स और एलन ने दिया हुआ था। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखते हैं। कितने प्रभाव हो गए महिमा मैडम? महिमा मैडम कितने पॉइंट्स हो गए अपने? 3 हो गए। अब चौथा पॉइंट लिखिए, नए ग्राहक आने से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पॉइंट, लेकिन अपन लिख बस लेते हैं और एक बार हम समझा दे रहे हैं तो आप सुन लीजिएगा। मान लेते हैं पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न को हम क्रय करते थे, परंतु कलर टीवी आने पर उसकी मांग बाजार में हुई और अधिक ग्राहक तब आने लगे जब ब्लैक एंड वाइट और कलर टीवी के मूल्यों कोई अधिक अंतर नहीं रहा, तो उपभोक्ता ब्लैक एंड वाइट की जगह कलर टीवी में शिफ्ट हो गया। मतलब नए ग्राहक आ गए, ठीक है। नए ग्राहक आने से वस्तु जैसे ब्लैक एंड वाइट की जगह वो ये जनरली इफेक्टेड टू, कौन सा अफेक्ट आ रहा है इसमें, आय प्रभाव की स्थापन्य प्रभाव? स्थापन्य प्रभाव। उसी पॉइंट को और उनने एलोबरेट कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक ही वस्तु के अनेक प्रयोग होने पर, एक ही वस्तु के अनेक प्रयोग होने पर डिफरेंट यूज ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, इसका मतलब जैसे अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क का कई यूज होता है, एक वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं। यदि मिल्क का मूल्य कम हो जाए तो उसकी मांग बाजार में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए भी डिमांड कर नेगेटिव स्लोप ही होगा। मतलब एक वस्तु के कई प्रयोग होने पर जो डिमांड कर्व रहेगा वो कैसा रहेगा? अपवर्ड की डाउनवर्ड? ज्योति मैडम, एक वस्तु के कई प्रयोग होने पर जो डिमांड कर्व रहेगा, मांग वक्र रहेगा, वो कैसा रहेगा? अपवर्ड रहेगी, आउटवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए अपने? ये 5, ठीक है। इन 5 पॉइंट से क्वेश्चन आता रहता है कि मतलब वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो अपना पहला कारण क्या बना? उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा स्थापन्य प्रभाव, चाय कॉफी को ध्यान में रखना। तीसरा आय प्रभाव, मतलब हमारी यदि आय बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमारी मांग भी मतलब अपोजिट हो जाती है। नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझेंगे, उसको अभी रहने दो क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर उसके बाद इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्राइस इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एलन और हिक्स ने, हिक्स एलन ने। और नए ग्राहक यदि आते हैं तो भी ये प्रभावित होता है अपना, और डिफरेंट यू, एक वस्तु के अनेक प्रयोग होने पर। इस प्रकार से ये अपना भी मांग का नियम हमने जो बताया वो डाउनवर्ड क्यों होता है वो बस बताया। अब मांग नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का भी तो हमने देख लिया कि मांग का जो कर्व रहता है वो ऐसा आता है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं कि मांग का जो कर्व रहेगा वो ऐसा आएगा, ठीक है। ये कौन सा वाला है? डाउनवर्ड की अपवर्ड?
अपवर्ड। और ये कौन सा है? ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड ये सही है, लेकिन कुछ कारण होते हैं कि यहाँ पर ये डिमांड कर ऐसा जाता है। तो ये क्यों जाता है ऐसा, उसके बारे में अपन कल रामायण शुरू करेंगे इस चीज़ की, ठीक है। कुछ गिफिन वस्तुएं रहती हैं और कुछ अलग वस्तुएं रहती हैं। वो कौन कौन सी वस्तुओं में, तो ये अपन को लर्न करना है, कल इतना लर्न कर लीजिएगा। अब कुछ फैक्ट हैं तो वो फैक्ट लिखते जाइएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी उससे हो सकते हैं। इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनकम टैक्स अभी हमने पढ़ाया नहीं है। एक मिनट। वेट अ वेट। हाँ, कुछ प्रबंध के सिद्धांत के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। अभी वो चैप्टर का पढ़ेंगे तो उसमें तो आएगा ही, तो अलग से लिख लीजिएगा प्रबंध के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का सिद्धांत किसने दिया था? MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। लिखिए, पीटर एफ ड्रकर। इसकी हम अभी PDF भेज देंगे आपको। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रतिपादक कौन थे? सर थोड़ा एक बार फिर से राइटर का नाम बोल दीजिए। MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। पीटर एफ ड्रकर। अब आगे, वैज्ञानिक प्रबंध के प्रतिपादक कौन थे? महिमा मैडम, एक दिन आपने बताया था। अरे वाह। वैज्ञानिक प्रबंध यदि आपको याद हो तो नहीं लिखिएगा। फिर आगे, अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन थ्योरी। अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैस्लो। ये अपन को याद नहीं है मैस्लो, तो इसको ध्यान रखना। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशनल का थ्योरी जिनने दी हुई थी। अब आता अपवाद द्वारा आवश्यकता संबंधी सिद्धांत था ना। हाँ। लेकिन अभिप्रेरणा के लिए, आवश्यकता के लिए भी मैस्लो ही आता है, लेकिन इसका अभिप्रेरणा सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया हुआ है ना। अब आता अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत। अपवाद द्वारा, इसका भी टेलर ने दिया था। टेलर, FW टेलर। देखो, ये चीज़ भी अपन को नहीं मालूम थी, है ना। तो अपवाद द्वारा और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के प्रतिपादक FW टेलर ही थे।
एक्सेप्शन होगा। हाँ, एक्सेप्शन, हाँ, मतलब हाँ, मैनेजमेंट एक्सेप्शन प्रिंसिपल। अब आगे, आधुनिक प्रबंध के फादर कौन है मॉडर्न मैनेजमेंट के? श्रद्धा मैडम। पीटर रटन सर, ना, हेनरी फ्योल है। लिखिए, आधुनिक प्रबंध के फादर हेनरी फ्योल है। मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फादर। कार्यात्मक विचारधारा, प्रबंध की कार्यात्मक मतलब फंक्शनल मैनेजमेंट थ्योरी, इसको भी हेनरी फ्योल ने दिया है। कितने हो गए? ठीक है, इतने पर्याप्त हैं, इतने, लेकिन लर्न कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब यदि अपन ऐसे ही लिखते जाएंगे ना तो अपना मैनेजमेंट भी टॉपिक ऐसे ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट में जनरली यही आता है कौन ने कौन सी थ्योरी दी है। अभी जेड आएगा और भी जेड थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी, ये किससे दी हुई है, तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया होगा हमें लग रहा है आज तो सभी लोग को। ठीक है, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लिया देखिए, तो उससे थोड़ा क्या है वो हो जाता है। ठीक है, थैंक